हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रीड एंड राइट। प्यारे विद्यार्थियों, रीड एंड राइट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपको वीमा और मात्रक जो पढ़ा रहे थे, इसमें हमने आपको ऑलरेडी एक लेक्चर दे दिया है। आज हम दूसरे लेक्चर की ओर चलते हैं। पहले लेक्चर में हमने आपको जो दिया है उसमें हमने आपको सिखाई है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और कुछ यूनिट्स सिखाई हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट होती हैं। और हमने आपको बताया था कि वेक्टर और स्केलर क्या होता है और एक तीसरी क्या होती है जो हमारे अनुसार होती है, जो रेशियो जिसका वॉल्यूम जो आता है, वैल्यू आती है, वो एक अंकिक मान होती है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। उसकी कोई यूनिट नहीं होती, उससे हम डायमेंशनलेस कहते हैं। और दो और हमने बताई थी डायमेंशनलेस कौन सी? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। एक होती थी आपकी एंगल और एक होती थी सॉलिड एंगल, है ना। एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल, ये दोनों है क्या? डायमेंशनलेस हैं। अभी बताएंगे कैसे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। उसके आगे बच्चों ढेर सारे जो मात्रक हम बता रहे थे, तो ऐसे मात्रक होंगे। मात्रक के साथ हम आपको उस राशि से रिलेटेड जो डायमेंशन होंगी वो निकालना सिखाएंगे। तो बिल्कुल आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आप यहाँ से बिल्कुल 100% गारंटी लेते हैं हम आप सीख के ही जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम में दे ले, अगर वहाँ फिजिक्स आती है और यूनिट और डायमेंशन पूछे जाते तो आप पूरा का पूरा करके आओगे। ये चैलेंज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा पॉइंट। हमने आपको कहा था, आप अगर पहला लेक्चर नहीं देखा है आपने, तो आप पहले उसको देखिए। उसमें साथ हमने आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखाई थी, मूल राशियां जो होती हैं। उन 7 मूल राशियों को आपको याद रखना है। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले होती है द्रव्यमान, फिर क्या होती है? लंबाई होती है। द्रव्यमान यानी कि मास, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम। फिर होती है लंबाई यानी कि लेंथ, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर होती है। फिर आता है टाइम, समय, समय की यूनिट होती है सेकेंड। फिर आता है ताप, टेम्परेचर बोलते हैं, इसकी यूनिट होती है केल्विन। फिर आता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट की यूनिट क्या होती है? विद्युत धारा जिसे हिंदी बोलते हैं, वो होती है एम्पियर। फिर उसके बाद आता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसे बोलते हैं ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडिला। फिर आती है पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक होता है मोल, इसे बोलते हैं सब्सटेंस ऑफ मॉलिक्यूल, या फिर हाँ सब्सटेंस ऑफ मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। तो ये पदार्थ की मात्रा होती है। तो चलिए बच्चों, हम उसी में आगे स्टार्ट करते हैं। आपको डायमेंशन याद होंगे। आपको डायमेंशन कौन कौन सी याद रखनी है? 5। सबसे पहली मास m होती है। मास की यानी कि द्रव्यमान की विमा क्या होती है? m होती है, जिसका यूनिट होता है किलोग्राम, और किलोग्राम की डायमेंशन क्या होती है? m होती है। फिर होता है लेंथ, लेंथ होता है, लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, और इसका जो डायमेंशन होती है वो l होती है, कैपिटल। फिर आता है टाइम, टाइम का जो यूनिट होता है सेकंड होता है, और इसकी जो डायमेंशन आती है वो कैपिटल टी होती है। फिर क्या होता है? फिर होता है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर की जो यूनिट कहीं कहीं पे हमने बताया था आपको थीटा भी मिलेगा, कहीं पे के भी मिलेगा डायमेंशन, और जो केल्विन होता है इसका यूनिट होता है। और आती है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, इसका यूनिट होता है एम्पियर, तो कहीं पे आपको डायमेंशन ए मिलेगा या फिर आई मिलेगा। गुड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक पॉइंट लेते हैं। लंबाई हमने ले लिया, लंबाई। अब लंबाई का मात्रक क्या होता है बच्चों? लंबाई की इंग्लिश बोलते हैं लेंथ, LENGTH, लेंथ। इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? तो इसका यूनिट होता है मीटर। तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी? विमा। इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी? विमा। तो वो हो जाएगी बच्चे क्या? MLT। अक्सर आपको इस फॉर्म में लिखनी है। अब देखिए, जो ये मीटर है और मीटर इसकी लेंथ होती है ना, तो ये आप छोड़ दीजिए, ये 0 कर दीजिए। तो यहाँ पे आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ये, और आप हमेशा इस बड़े ब्रैकेट में लिखिएगा इसको, ठीक है, क्लोज्ड ब्रैकेट में, तभी आपको ये मानी जाएगी कि हाँ ये डायमेंशन है, ठीक है। और बाकी जो एग्जाम होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहाँ पे तो ऐसे लिख के आती है। तो यहाँ पे देखा m 0 कर दिया, t 0 कर दिया, क्योंकि m और t नहीं सिर्फ l है, ठीक। तो इसी प्रकार आपका लंबाई के साथ हमने बताया था दूरी, विस्थापन, ये सबकी विमा सेम होती है, क्योंकि सबकी यूनिट क्या होती है? सेम होती है, हमने आपको बता रखा है। फिर आगे चलते हैं। लंबाई के बाद हम निकालते हैं एक अगली यूनिट, चाल। बच्चों चाल या वेग, चाल या फिर वेग, दोनों की क्या होती है? सेम होती है। इंग्लिश में बोले तो स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी, इन दोनों की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है? सेम होती है। तो क्या होती है? तो सबसे पहले इनका यूनिट देख लो। यूनिट क्या होता है? इन दोनों का यूनिट यानी कि मात्रक भी इनका सेम होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड। मीटर की जो होती है L होती है डायमेंशन, और सेकेंड की क्या होती है? T होती है।
तो इससे हम लिख सकते हैं बच्चे एल टी की पावर -1। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर जब कोई पावर नहीं लगी होती बच्चे तो हम मान लेते हैं कि पावर 1 लगी है, और जब भी इसका स्थान चेंज करते हैं यानी अगर नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं तो भी माइनस, ऊपर से नीचे ला रहे हैं तो भी माइनस, यानी चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यहाँ माइनस लग गया तो इसलिए 1 लिखना पड़ा। जब +1 होता है तो हम 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, समझ आ रहा होगा चीज यहाँ तक। तो ये हो गई इसकी। अब इसको आप चाहो तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इससे आप क्या लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं m0 कर दीजिए, l और t की पावर -1 कर दीजिए। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों आपके बिल्कुल मान्य होंगे पूरी तरह से। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड पे हम ले लेते हैं एक्सेलरेशन, वेग, त्वरण। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। अब त्वरण आपका यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण हो या फिर रेखीय त्वरण हो, त्वरण एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है एक्सेलरेशन की, तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। गुड, ये हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट। तो मीटर की देखो क्या होती है आपकी लेंथ, यानी कि एल होती है, ठीक है, डायमेंशन। और ये सेकंड की क्या होती है, टाइम, ये हो गई टी। अब इस बार बच्चे स्क्वायर लगा है तो हम इसे लिख सकते हैं एल टी की पावर -2। क्या लिख सकते हैं, एल टी की पावर -2। आप इसे m के रूप में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं m l और t की पावर -2। तो m 0 हो गया, तो आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। गुड, मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। अभी हर एक चीज आपको हम सिखाने वाले, विमाएं किसी भी प्रकार की डायमेंशन आ जाए आपसे नहीं छूटेगी, आप बिल्कुल सॉल्व करके ही रहोगे। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। अब आ जाते हैं मोमेंटम। मोमेंटम यानी कि संवेग, यहीं पे देख लीजिए संवेग। आप इनके फॉर्मूले भी लिखते चल सकते हैं, क्योंकि जैसे इस स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो ये होता है स्पीड इज इक्वल टू, जबकि वेलोसिटी क्या होती है, dx अपॉन dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल होता है, जो भी टाइम डिफरेंस है ना। त्वरण क्या होता है, त्वरण ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है dx अपॉन dt। क्या होता है, dv अपॉन dt, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एक्सेलरेशन होता है। संवेग क्या है, तो संवेग होता है p इज इक्वल टू mv होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी होता है द्रव्यमान और वेग, इन दोनों का गुणनफल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम इसका यूनिट क्या लिखेंगे, किलोग्राम, और इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये बन गया पूरा, क्योंकि वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड होती। अब हमें डायमेंशन निकालनी, तो डायमेंशन कैसे निकालोगे, तो देखो किलोग्राम की डायमेंशन हो जाएगी m, यानी कि मास होती है, ठीक है, और मीटर की हो जाएगी l, और टाइम की हो जाएगी t, सेकेंड की t हो जाएगी। तो इससे हम लिख सकते हैं m l और t ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये हो गया m l t की पावर -1। ये किसकी है, ये है संवेग की, यानी कि मोमेंटम की। जरा देख ले, दिख रहा है, हाँ सही दिख रहा, चल रहा सारी चीजें। तो ये होता है मोमेंटम, ठीक, संवेग। आप लिख सकते हैं ऐसे, मोमेंटम भी लिख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश में, मोमेंटम। ये हो जाता है बच्चे संवेग। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब आते हैं बल। देखिए कल भी हमने बताया था कि बल एक ऐसी राशि है, फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो बहुत जगह पे आपको मिलने वाली है, बहुत जगह पे बीच बीच में ये इंक्लूड होती रहेगी। तो हम इसे ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। इसको यूज कर दे आप, विमा बन जाएगी। तो डायरेक्ट आप बीच से तोड़ के वो सिखाएंगे कैसे रखना है अभी। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चे, न्यूटन होती पहली चीज। तो ये क्या है, एसआई यूनिट है ना। लेकिन हमें यहाँ पर रखना है क्या है, क्योंकि हमने बताया था हमें इसको हमेशा किस में रखना होता है, MKS में। तो MKS में क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। ये फोर्स की होती, क्योंकि फोर्स होता क्या है बच्चे, F इज इक्वल टू ma होता है, मास और वेलोसिटी का जो एक्सेलरेशन का मल्टीपल होता है। मास और एक्सेलरेशन का मल्टीपल, यानी द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल होता है वही बल होता है। तो मास की जो यूनिट होती है बच्चे वो क्या होती है, किलोग्राम होती है, और त्वरण की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो ये टोटल बन गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे तो हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान देना, हमारी जो किलोग्राम की
वो है m है ना। डायमेंशन क्या होती है, विमा क्या होती है किलोग्राम की, यानी कि द्रव्यमान की मास, और लेंथ l होती है, इसकी लंबाई है। जो मीटर होता है इसकी क्या होती है l। फिर नीचे आ जाए सेकेंड, तो ये हो जाएगी टी स्क्वायर है, क्योंकि सेकेंड टाइम होता है, टाइम की हो जाएगी टी स्क्वायर। गुड। तो यहां से बन जाएगा हमारे पास, क्या बनेगा इसका बन जाएगा m l t की पावर -2। क्या हो जाएगा m l t की पावर -2। ये आप बिल्कुल रट लीजिए, दिमाग में भर लीजिए और ताला बंद कर दीजिए। ठीक है, क्या होती है m l t की पावर -2 होती है। इसको बिल्कुल दिमाग में रख लो, बहुत जगह यूज होगी, m l t की पावर -2। ठीक, अब क्या करेंगे हम, तो ये तो बल हो गया। बल के बाद अब हम निकाल लेते हैं क्या, दाब। दाब दाब होता है प्रेशर। क्या होता है प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। सरफेस, यूनिट सरफेस पे लगने वाला जो फोर्स होता है उसे हम प्रेशर बोलते हैं। हमने बताया था कल एग्जांपल देके इसका। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है आपको बताया बच्चे, फोर्स किलोग्राम, क्या लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको नहीं भी आती टाइम पे यूनिट नहीं याद आ रही तो आप फार्मूले याद रहेंगे। जैसे फोर्स की नहीं याद आ रही, फोर्स को लिख लीजिए आप क्या, मास इंटू क्या एक्सेलरेशन, तो द्रव्यमान इंटू त्वरण लिख लेंगे। अब द्रव्यमान त्वरण इतना तो आता है, अगर इतना भी नहीं आता है तो फिर सीखो, नहीं तो फिर ऊपर वाला भी नहीं बचा पाएगा, हम तो नीचे वाले हैं। और हम इतना बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ये मान लो कि होता ना कि बहुत जीरो स्तर से, भाई हम जीरो स्तर से नहीं पढ़ा रहे हैं, हम ऑलरेडी 200 फीट का गड्ढा खोद के इतने नीचे से पढ़ा रहे हैं आपको, है ना। और 200 फीट का गड्ढा खोद के पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हर एक चीज़ को जो एक क्लास 1 से लेके हम इंटर तक चीज़ें बता रहे हैं। अब भी ना आए तो फिर तो बहुत ही बेकार है भाई, तो सुधर जाओ। तो ये हो जाएगा दाब बराबर प्रेशर, क्या हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जो फोर्स है, फोर्स की क्या होती है यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसके एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर। अब जरा संभल के चलना, यहाँ पर संभलना कैसे है, यहाँ पर देखा जाए तो एक बार मीटर से एक बार मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या किलोग्राम, और यहाँ नीचे बच जाएगा मीटर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, है ना, पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर मीटर था, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर यहाँ पे 2 बार है तो एक बार कट जाएगा, एक बार नीचे बचेगा, क्योंकि नीचे 2 बार है भाई। अब हम इसकी जो डायमेंशन रखेंगे तो किलोग्राम की हो जाएगी m, है ना, किलोग्राम की क्या हो जाएगी m हो जाएगी, क्योंकि मास है। और नीचे आ जाओ, मास लेंथ होगी मीटर, है ना, सेकेंड क्या होगी टी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा है। हम इसे लिख सकते हैं m l की पावर -1 t की पावर -2। क्या लिख सकते हैं m l की पावर -1 t की पावर -2। ये किसकी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी प्रेशर की, दाब की हो जाएगी, आपकी विमा डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद और आगे चले हम, दाब के बाद क्या ले ले, सरफेस टेंशन ले ले। कौन सी ले ले, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन हिंदी में बोलते हैं इसे पृष्ठ तनाव। क्या बोलते हैं बच्चे, पृष्ठ तनाव बोलते हैं। अब पृष्ठ तनाव जो होता है सरफेस टेंशन, ये होता है T = F/L होता है। क्या होता है T = F/L, यानी यूनिट लेंथ पे जो लगने वाला फोर्स होता है वो क्या होता है आपका पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन होता है। तो एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को हम तनाव बल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, तो यहाँ पे बल है, बल की आपको यूनिट पता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ओके, और नीचे देखा जाए तो ये मीटर होती है किसकी, लेंथ की, लंबाई की यूनिट क्या होती है मीटर होती है, मात्रक। मीटर से मीटर कैंसिल आउट कर दीजिए तो आपके पास बच गया क्या किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच गया किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर बच गया। तो यहाँ पर किलोग्राम की यूनिट क्या होती है, सॉरी किलोग्राम की डायमेंशन क्या होती है, तो m होती है, कैपिटल M मास, और सेकेंड स्क्वायर यूनिट क्या होती है t, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो आप इसे रख सकते हैं m, l तो है नहीं तो l 0 कर दीजिए और t कर दीजिए -2, t कर दीजिए -2। तो ये हो गया क्या, तो ये हो गई आपकी सरफेस टेंशन की डायमेंशन। तो ये हो गई सरफेस टेंशन की डायमेंशन हो गई। गुड, ये इतनी चीजें हो गई।
आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अभी इधर देखो दिख रहा होगा आपको। चलिए इधर आप रखते हैं हम अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या रखेंगे हम? वर्क। अगला पॉइंट रखेंगे वर्क यानी कि कार्य। कार्य। अब बच्चे जो वर्क होता है आपको पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बल और विस्थापन का गुणन मल्टीप्लाई होता है। तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो जगह जगह पे देखो फोर्स यहाँ आ रहा था, फोर्स यहाँ आ रहा है, फोर्स यहाँ, अभी फोर्स बहुत जगह आने वाला है। तो इसीलिए आप, हमने बताया था इसको याद रखेंगे तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी सिखाएंगे कैसे डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना। और साथ में डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, क्योंकि हमने बताया डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की डिस्टेंस ही है यानी कि दूरी ही है। विस्थापन भी क्या है? दूरी है, बस वो डायरेक्शन सहित, क्योंकि वो अदिश राशि हमारी जो दूरी होती है, लेकिन विस्थापन सदिश राशि हो जाता है। वो दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन बोलते हैं। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास क्या? किलोग्राम मीटर स्क्वायर है ना। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो हम यूनिट रखें, उसकी डायमेंशन रखो। तो मास की m हो गई, लेंथ की l, एक बार और लेंथ की l, और नीचे t स्क्वायर हो गया। तो अब इसको हम डायमेंशन बनाए अच्छे से, तो हम लिख सकते हैं m l दो बार है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दो, और t ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2। तो हम लिख सकते हैं m l स्क्वायर टी की पावर -2। क्या लिख सकते हैं? m l स्क्वायर टी की पावर -2। ओके। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम लेते हैं एनर्जी। क्या लेते हैं? एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी यानी कि ऊर्जा। अब हमने बताया तो ऊर्जा आपकी कई प्रकार की होती है, कई प्रकार की होती है। फॉर्मूला में बांटा गया, लेकिन मेनली जो होती है 3 टाइप की होती है। कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, 3 एनर्जी होती है। तो सब एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल होती है। क्या होती है? जूल। ये जूल क्या है? तो जूल एसआई यूनिट है, लेकिन हमें एसआई से मतलब नहीं है, क्योंकि एक चीज ध्यान देना, वर्क ही हमारा जो होता है एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है। तो वर्क की यूनिट और एनर्जी की यूनिट सेम होती है। वर्क और एनर्जी की यूनिट सेम होती है, तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो हो जाएगी। और यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी सेम होगी। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी? देखा जाए, मास की हो गई m, मीटर स्क्वायर है तो l स्क्वायर हो गई, नीचे t स्क्वायर है तो डायमेंशन इसकी बन गई क्या? m l स्क्वायर टी की पावर -2। तो यहाँ पर आपकी जो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो यानी कि U हो या फिर E हो, ये सारी क्या होती हैं? सेम होती हैं। यूनिट इनकी और डायमेंशन भी इनकी इक्वल होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। समझ में आ रहा है तो शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए थोड़ा तेज़ी के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ है ना, अभी तो बहुत कुछ है। तो हम इसको हटाते हैं और चलते हैं आगे की ओर थोड़ा सा और। तो चलते हैं बच्चों आगे की ओर। ठीक है, क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट? आप सीखते रहिए और हम आपको सिखाते रहेंगे। लाइट धीमी पड़ गई है, थोड़ा सा चेंज करो इसका माहौल, काफ़ी कम वोल्टेज आ रहा है। कोई बात नहीं, दिख तो रहा है अच्छे से। अब हम चलते हैं आगे। तो हमने कहाँ तक निकाला? एनर्जी तक निकाल लिया। ओके, वर्क और एनर्जी हो गया। अब इसी के साथ एक और आता है पावर, शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शक्ति। इंग्लिश में बोले तो पावर। अब पावर क्या होती है आपको पता होना चाहिए। पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वाट, लेकिन वाट क्या है? आपकी एसआई यूनिट है ना। इसकी हमें चाहिए क्या? देखो, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी जो आपकी इफिशियंसी होती है वही आपकी पावर है। तो आप ये कह सकते हैं कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, है ना। रेट ऑफ
वर्क डन, इट्स कॉल्ड पावर। तो ये इसकी जो यूनिट होती है वो होती है क्या, तो वर्क की यूनिट तो आपको पता ही है ना। वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट होती है जूल, और इसकी होती है सेकेंड। टाइम की क्या होती है, सेकेंड। बट हमें जूल भी ऐसा यूनिट है, हमें जूल को किसमें, एमकेएस में ही तोड़ना है। तो आपको पता है एमकेएस में क्या होती है, क्योंकि होता है वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स की आपको पता है, देखो फिर से फोर्स हर जगह पे मिलेगा आपको। तो फोर्स की यूनिट होती है किलोग्राम, क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और साथ में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये हो गए मीटर, और नीचे आपका क्या चल रहा है, तो सेकंड चल रहा है। गुड। तो अब इनका सबका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और एक ये सेकंड है तो मिलके क्यूब हो जाएगा। गुड, ये हो जाएगा क्यूब। अब हम रख देंगे यहाँ पर डायमेंशन इनकी, तो ये हो जाएगा m, क्योंकि मास होता है किलोग्राम, और ये हो जाएगा l स्क्वायर, नीचे टाइम का क्या हो जाएगा, पावर 3, तो इसे लिख सकते हैं m l स्क्वायर t की पावर -3। ओके, m l स्क्वायर t की पावर -3 हो जाएगा। गुड। अब इसके बाद अब देखो यहाँ से थोड़ा सा चीजें सिखाते हैं, है। जैसे वर्क आया था, आपने लिखा था वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपसे यूनिट वगैरह तो पूछ नहीं रहे, अगर सोचो थोड़ी देर के लिए केवल डायमेंशन पूछ रहे हैं, तो बच्चे आप क्या करो, अगर आपको वर्क की नहीं याद है, आप फोर्स की याद रखो, केवल एक ml की पावर -2 होती, और साथ में l और लगा दो, तो ये हो गई क्या, ml स्क्वायर t की पावर -2 हो गई। ओके, गुड। इसी प्रकार जैसे इसकी निकालना पावर की, तो P इक्वल टू होता है W/T, है ना। और W बराबर क्या होता है, तो W होता है आपका F × D अपॉन T कर दो बच्चे, तो ये हो जाएगी क्या, ml t की पावर -2 हो गई, किसकी, फोर्स की क्या होगी, ml t की पावर -2, और साथ में डिस्प्लेसमेंट है तो L हो गई, यानी विस्थापन की L हो गई। और नीचे आ जाओ, टाइम की होती है T, इनको सबको एक साथ कर दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, L मिलके L स्क्वायर, और T की पावर -3 हो गया। तो देखिए आप आसानी से जल्दी यहाँ पर कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं आप अपनी यहाँ पर आसानी से। गुड। तो ये हो गई आपकी पावर, ठीक है। अब यहाँ पर पावर हो गई, थोड़ा सा और आगे बढ़े। अभी छोटी छोटी कुछ इलेक्ट्रिसिटी में चलते हैं, अभी यहाँ चल रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी में बच्चे आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, विद्युत धारा, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, है ना, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। क्या होती है, एम्पियर होती है। अब इसकी यूनिट एम्पियर होती है, इसकी डायमेंशन होती है क्या, I या फिर A। तो बच्चे हम यहाँ पर A यूज करेंगे, आप चाहे यूज कर लेना अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक। तो हम डायमेंशन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, A। ओके, अगर आप I यूज करना चाहते हो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां पर हम A लिखे तो आप समझ जाना I, अगर आप I यूज करते हैं और A यूज करते हैं डायमेंशन के लिए करंट की, तो आप कोई बात नहीं, अच्छी बात है फिर तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम निकालेंगे चार्ज। क्या निकालेंगे, चार्ज, इससे बोलते हैं आवेश, हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेश। आपको पता है चार्ज क्या होता है, जो हमारे बैटरी को चार्ज करते हैं ना, यही तो होता है। क्योंकि जैसे होता है ना, कोई दो हम जो चालक होते हैं उनको दो कंडक्टर होते हैं, उनको एक पतले वायर द्वारा जोड़ दें, तो हमेशा मैक्सिमम वोल्टेज वाले कंडक्टर से मिनिमम वोल्टेज वाले कंडक्टर में जो आवेश होता है तब तक ये जाता रहता है, जब तक कि दोनों में आवेश इक्वली न हो जाए। यानी कि उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक में आवेश की मात्रा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक कि दोनों का जो विभव है समान ना हो जाए। ऐसा एक एग्जांपल ले सकते हैं, आपने देखा होगा दो, अगर हम बाल्टी ले या फिर टैंक ले लें, टंकी छोटी वाली टब, एक को फुल भर दीजिए या फुल या ज़्यादा भर दीजिए और दूसरी को कम रखिए, लेकिन है दोनों बराबर की, ठीक है। उनको क्या कीजिए, एक पाइप से नीचे पाइप लगाइए एक, और पाइप से जोड़ दीजिए आपस में छिद्र से, जो एक होल बनाइए और पाइप से जोड़ दीजिए। आप देखेंगे दोनों में पानी तब तक जाता रहेगा, यानी जो ज़्यादा भरी होगी ज़्यादा भरी वाली टंकी से कम भरी वाली टंकी में तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों का जो तल होता है बराबर नहीं हो जाता, सरफेस, जैसे सरफेस। अगर गांव वाले बच्चे हैं तो उनको तो अच्छे से पता है, खेत वेत में जैसे पानी वानी लगाते रहते हैं ना, तो देखा होगा
नहर से पानी काटो तो जब तक दोनों को बराबर, खेत पूरा बराबर से भर नहीं जाता तब तक जाता रहता है उसमें, है ना। जैसे बराबर हो गया तो यही मेथड है इसका, कुछ अलग से नहीं। फाइनली बात हम करते हैं आवेश की। तो आवेश का जो यूनिट होता है बच्चे वो होता है कूलाम। यूनिट क्या होता है? कूलाम। ठीक, यूनिट होता है कूलाम। अब इसका यूनिट होता है कूलाम। कूलाम इज इक्वल टू होता है Q इज इक्वल टू IT। अब चार्ज क्या होता है? Q इज इक्वल टू IT। तो हम इसे लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड। क्या लिख सकते हैं? एम्पियर और सेकेंड। अब बच्चे एम्पियर की यूनिट होती है क्या आपकी? ये एम्पियर की डायमेंशन क्या होती है? A, और इसकी होती है T। तो आप लिख सकते हैं AT। तो यहाँ पर ML 0 हो जाएंगे। तो आप अगर ML की फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं M0 L0 T और A। तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। गुड। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़े तो हम ले लेते हैं क्या, और क्या ले लिया जाए? इलेक्ट्रिक, हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले लिया जाए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या ले लिया जाए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वैद्युत विभव। क्या होता है? विद्युत विभव। ये हो जाएगा आपका। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है आपको पता है? V इज इक्वल टू होता है W/Q। और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज ऐसे लगा देते। प्लस क्यू चार्ज होता है परीक्षण आवेश बोलते हैं ना, टेस्ट चार्ज इंग्लिश बोले तो क्या होता है? इसको इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है हमारा, वही क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। यानी किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक यानी किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है यानी किया गया कार्य होता है, वही वैद्युत विभव कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपका। वर्क की यूनिट क्या हो जाएगी? तो वर्क की यूनिट आप वर्क को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दीजिए, या फिर वही कर दीजिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर कर दीजिए। और साथ में Q इक्वल टू IT होता है तो ये एम्पियर सेकेंड हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी? एम्पियर और साथ में सेकेंड। अब थोड़ा सा और इसको ठीक तरीके से लिखे तो ये हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर और नीचे कर दीजिए एम्पियर। ठीक है, एम्पियर हो गई और सेकेंड दो बार मिलके एक बार, ये तो हो गया 3 बार, तो सेकेंड क्यूब हो गया। तो अब इसकी हम क्या रख दें? यहाँ पर डायमेंशन रख दे तो ये हो जाएगा M। ओके, और इसकी हो जाएगी L स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगी? तो एम्पियर की A हो जाएगी, टाइम की हो जाएगी T⁻³ तो डायमेंशन हमारी बनेगी M L स्क्वायर T⁻³ और A ऊपर आएगा तो A⁻⁻1 बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं M L स्क्वायर T⁻³ A⁻⁻1, ये क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो अब एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है और एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर होता है। तो बच्चे दोनों की सेम होती है क्योंकि दोनों की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। इसकी यूनिट क्या होती है? SI यूनिट वोल्ट होती है और इनकी यूनिट वोल्ट होती है दोनों की। और दोनों की डायमेंशन क्या हो जाएगी? ML स्क्वायर T⁻³ A⁻⁻1। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आपका आ गया था, इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू W/Q लिखा था। अब देखो कैसे इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम किया जाए तो W/Q था बच्चे, और W को क्या लिख सकते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन Q को लिख सकते हैं IT यानी कि IT, है ना, सेकेंड। अब देखिए फोर्स यहाँ भी आ गया तो ये भाई हर जगह पे विराजमान है ना, बिल्कुल यमराज की तरह। कब मौका मिले तो आपको उठा ले जाएगी। तो आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपका क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद हम चलते हैं कहाँ पर? सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इसे बोलते हैं प्रतिरोध, यानी जो आपके मार्ग में रुकावट कर दे, आपके मार्ग को जो रोक दे, उसे हम प्रतिरोध या फिर अवरोध कहते हैं, है ना। क्योंकि आपको पता है प्रतिरोध जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा करंट उतनी कम होती जाएगी, है ना, ये तो होता है। क्योंकि आपने देखा होगा अगर ज़्यादा आपको बिजली लॉस करना है अपने घर की ऊर्जा को तो क्या कर दो? मोटा तार लगा दो, बैटरी जहाँ आधे घंटे में बैठनी वहाँ पे 10 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए क्या होता है? रेजिस्टेंस। अब देखो रेजिस्टेंस की जो होता है R इज इक्वल टू होता है V/I। ये ओम्स लॉ होता है, आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा होगा। ओह, तो मोबाइल हमारा बंद हो गया था,
रेजिस्टेंस हम एक्स्ट्रा पढ़ा गए, तो इसको फिर से आपको समझा देते हैं। रेजिस्टेंस को इसको हम पहले क्लियर कर देते हैं थोड़ा। तो बच्चों रेजिस्टेंस क्या होता है, हमने बताया आपको V/I होता है ना, और आपको पता है रेजिस्टेंस ओम्स लॉ होता है ये, है ना। ओम्स लॉ क्या होता है, किसी भौतिक अवस्था जैसे दाब ताप यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर ETC, इनके लिए क्या होता है कि जो आपका इसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, और इसमें बहने वाली जो धारा होती है, प्रवाहित धारा यानी कि फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इनका जो रेशियो होता है वही आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इनका रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यही ओम्स लॉ होता है, आपका क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। अभी 12th में भी पढ़ोगे आप, पढ़ लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ोगे। तो ये हो जाएगा प्रतिरोध। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं बच्चे, वोल्टेज है, वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं, V=W/Q होता है। तो यहाँ लिखेंगे W इसकी जगह पे, और यहाँ लिख देंगे Q, और नीचे I है। अब W को लिख सकते हैं F/d, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। और यहाँ पे लिख देंगे Q/IT, तो ये I मिलके हो जाएगा I²T। अब देखो छोटे पार्ट में टूट गया, फोर्स की हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट की पता है, फिलहाल हमें तो सब कुछ पता है। इन जो चीज़ें निकाल रहे हैं आप लोगों के लिए बता रहे हैं कि अगर आपको नहीं डायरेक्ट निकाल पा रहे यहाँ से, V की नहीं याद है, तो आप ऐसे तोड़ के फोर्स तक तोड़े, क्योंकि देखो फिर से फोर्स आ गया है ना, इसीलिए लिखा था एक रट लो कम से कम इसके। तो ये हो जाएगी mL/-2, और डिस्प्लेसमेंट है L है साथ में, I है A² हो जाएगा, और T है तो ये T हो जाएगा। तो इसकी जो डायमेंशन बनेगी हमारी R की, वो क्या बनेगी, वो बन जाएगी mL² LL मिलके, और T की पावर ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, A की पावर -2 हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी रेजिस्टेंस की। ये बहुत बार पूछी जाती है एग्जामों में, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं निकालने में। अच्छा, जो रेजिस्टेंस होता है इसी जो होती है रेजिस्टिविटी क्या बोलते हैं, वैद्युत चालकता बोलते हैं। वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, इसका अपोजिट जो होती है, इसे G से डिनोट करते हैं कहीं किसी किसी बुक में, और ये होती है अपोजिट, यानी रेजिस्टेंस के अपोजिट यानी व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर ये कहते हैं हम ये इसका। तो अब देखो यहाँ पर उल्टा किया, तो इसके कुछ नहीं करना, आपको सारे इसके चिन्ह चेंज कर देना है। गुड, चिन्ह चेंज कर देंगे कैसे, इसको माइनस बना दीजिए जो प्लस है, और जो माइनस है उसे प्लस कर दीजिए, तो ये हो गई उल्टा इसकी। तो यहां से ये हो गई आपकी डायमेंशन। गुड, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। नेक्स्ट और भी ढेर सारे भी करने हैं, जाइएगा नहीं अभी कहीं, बने रहिए, पूरी तरह से आज सीखेंगे आप। तो चलते हैं और देख लेते हैं ढेर सारे। तो यहाँ तो हुआ था, ठीक है। इसी में एक आता है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या आता है, विशिष्ट प्रतिरोध आता है ना। रेजिस्टिविटी बोलते हैं शायद इसे इंग्लिश में, है ना, पता होगा। ρ=RA/L, ρ=RA/L होता है। इसकी यूनिट ये क्या होता है, ρ=RA/L होता है। तो ये क्या होता है, ये सिर्फ जो होता है आपका किसी पदार्थ पे डिपेंड करता है ना, किसी जो होता है आपका वस्तु होती है उसके पदार्थ पे डिपेंड करता है सिर्फ, है ना। अच्छा, ये सारी चीजें तो ठीक है, हम इस पे निकालते R। देखो R क्या, रेजिस्टेंस है ना। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। A एरिया है आपका, और L है लेंथ। अब R को आप लिख सकते हैं क्या, आप चाहें तो थोड़ा लिख सकते हो V/I। एरिया आप ऐसे रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और V को और तोड़ दीजिए, F/D क्या कर दीजिए, W/Q। तो यहाँ पर हो जाएगा Q/I, और ये A/L ऐसे रहने दीजिए। और तोड़ना हो, फिलहाल यहाँ तक आता है आपको, है ना। नहीं आता है तो और एक लाइन तोड़ दो। आप कहाँ गए, अपने प्यारे मित्र फोर्स के पास आ गए, जिसको आपने अच्छे से तैयार कर रखा है। तो हो जाएगा क्या होता है, F/D, और ये हो गया Q=IT होता है, तो I²T हो गया, एरिया अपॉन लेंथ। समझना। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है देखा जाए तो वो डायमेंशन mL/-2 होती है। गुड, डिस्प्लेसमेंट की L होती है, एरिया की L² हो जाएगी, क्योंकि मीटर स्क्वायर होता है एरिया का, है ना, यूनिट। नीचे आ जाइए, I² है, I² यानी कि A² हो जाएगी करंट की, और ये T हो गया, ये L क्या हो गया, L लेंथ की। गुड, अब सबको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा M
और ये हो गया एल, एक बार एल उड़ा दो, एल एल मिलकर 3 टाइम्स हो गया एल यहाँ पर, और टी एक ये और दो ये, -3 हो गया, और ए की पावर -2 हो गया, ए की पावर क्या हो गया -2 हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रो की होती विशिष्ट प्रतिरोध है ना, विशिष्ट प्रतिरोध की जो विमा होती है क्या होती है, ml³ टी की पावर -3 ए की पावर -1। एक होती इसी की अपोजिट विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता जो होती है सिग्मा इज इक्वल टू, वो होती है 1/रो, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, यानी कि इसके अपोजिट को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। और ये हो जाएगी आपकी क्या, तो ये हो जाएगी, इसको उल्टा कर दीजिए, जैसे विशिष्ट जो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत प्रतिरोधकता, वैसे विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोधकता, यानी कि रेजिस्टिविटी जो होती है इसका अपोजिट हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर सबकी पावर माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगी माइनस, और ये माइनस है तो इसे कर दीजिए प्लस, तो ये आपके लिए हो गया, है ना। एक के साथ एक फ्री हो जाएगी यहाँ पर, तो ये हो गई कंप्लीट यहाँ तक ये चीज़ें। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम आ जाते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसे बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, या फिर वैद्युत क्षेत्र आप कह सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र। इससे जो डिफाइन करते हैं ई से, तो वैद्युत क्षेत्र जो ई होता है F/Q होता है, क्या होता है, F/Q होता है ना। आप ये कह सकते हैं किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर वह एक वैद्युत बल का अनुभव करता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है अपने अराउंड जिस इलेक्ट्रिक फोर्स का करता है वही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो पूरा फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज दैट यहाँ पे हम चार्ज को ऐसे रख दें, ये इसका एरिया, यहाँ तक देखें तो ये एक इलेक्ट्रिक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों, क्योंकि यहाँ तक ये इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव कर रहा है। तो जब तक इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे मिलता रहेगा तब तक वो एरिया जहाँ तक रहेगा वो पूरा एरिया जो होगा उसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से F मिल गया, देखो वही चीज F यहाँ भी मिल गया, क्या कर दो F m⁻², है ना, और Q इक्वल टू IT होता है एम्पियर सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड क्या आ जाएगी 80, तो यहाँ से हो गई ml और t की पावर -3 हो गया और a की पावर -1 हो गया, तो यहाँ से क्या होगी डायमेंशन ml t की पावर -3 a की पावर -1 हो गया, गुड। तो ये हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, और आगे बढ़ेंगे तो क्या, और क्या, जैसे कि इलेक्ट्रिक, और क्या इलेक्ट्रिक में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ और निकाल देते हैं 2-4। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, हाँ अगर वो आ जाए आपके क्या बोलते हैं विभव प्रवणता, यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जो रेट होती है वो आ जाए तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही होती है एक प्रकार की, तो उसका भी सेम हो जाएगा, यानी विभव प्रवणता। विभव प्रवणता कैसी राशि है, तो अदिश नहीं सदिश राशि। विभव प्रवणता कैसी राशि, क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी होती है, तो सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये होता क्या है, तो ये होता है E इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो वोल्टेज होता है वोल्टेज की जो रेट होती है यानी कि dV/dZ, तो विभव परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं या फिर विभव प्रवणता कह सकते हैं, है ना। तो ये हो जाती है यहाँ से वोल्ट अपॉन मीटर हो जाएगा, क्योंकि इसका सेकंड एक यूनिट होता है न्यूटन प्रति कूलाम और दूसरा यूनिट होता है वोल्ट प्रति मीटर, यहीं से बन के आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है क्या, वोल्ट प्रति मीटर या फिर न्यूटन प्रति कूलाम कह सकते हैं, गुड। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और, तो हम देख लेते हैं क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाँ याद आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसे बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स, हिंदी में बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, है ना। तो इसको φE से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, φE से डिनोट करते हैं। तो ये होता है φ इक्वल टू होता है E इंटू dA, क्या होता है E इंटू A होता है, बेसिकली क्या होता है E इंटू A या फिर Q/ε0 भी हो जाता है ना। तो रख देंगे यहाँ पर
इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या रख सकते हैं, एफ अपॉन क्यू और साथ में ए मिल गया। अब इसकी भी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी mlt की पावर -2 हो जाएगा सीधा, और एरिया है, एरिया के स्क्वायर हो जाएगी, नीचे क्यू इज इक्वल टू 80 होता है, तो हमारी डायमेंशन क्या बन गई, m l मिलके l क्यूब हो गया, और क्या बनेगा, t मिलके -3 हो जाएगा, और a की पावर -1 हो गई, a की पावर -1 हो गई, है ना। तो ये हो जाता है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, फोर्स तो आप पढ़ ही रहे हैं, और कुछ देख लें इधर, अगर कुछ मिल जाए ठीक ठाक यूनिट्स वो भी आपको सिखा दें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हो ही चुका है, ठीक है, और तो होती तो बहुत सारी हैं, अभी कुछ हमारे दिमाग में नहीं है, सामने आ जाएंगी तो जैसे, हाँ एक होता है वोल्टेज मैन कांस्टेंट। क्या होता है, वोल्टेज मैन कांस्टेंट होता है, यानी कि वोल्टमैन नियतांक। क्या होता है, वोल्टमैन कांस्टेंट, वोल्टमैन नियतांक होता है, इधर बोल देते हैं वोल्टमैन नियतांक, वोल्टमैन नियतांक होता है, इससे बोलते हैं वोल्टेज मैन कांस्टेंट। तो ये वोल्टमैन कांस्टेंट आप कह सकते हैं इसे। अब ये जो होता है वोल्टमैन कांस्टेंट होता है, वो क्या होता है, तो ये होता है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। क्या होता है, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर होता है, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर होता है, इधर लिख देते हैं, ये होता है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। तो एनर्जी अपॉन टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो आपको पता है एनर्जी की आपको यूनिट पता, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आप लिख सकते हैं इसको फार्मूले से। टेम्परेचर तो टेम्परेचर ही रहेगा, तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को टेम्परेचर ही लिख देते हैं, या फिर केल्विन लिख देते हैं, इसकी यूनिट होती है, या फिर टेम्परेचर ही रहने दो भी थोड़ी देर। डायरेक्ट लिख दो फोर्स, फोर्स क्या हो जाएगा mlt की पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा L, टेम्परेचर की क्या होती है केल्विन, तो आप इसे, या फिर थीटा, तो आप इसे क्या लिखेंगे m l² t की पावर -2 और k की पावर -1। अगर आप इच्छुक हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं m l² t की पावर -2 और थीटा की पावर -1, क्योंकि आपको कहीं कहीं पे आपकी बुक्स में जो 12th की या 11th की बुक है वहाँ पे थीटा मिल जाता है टेम्परेचर की वो डायमेंशन। गुड, तो इसीलिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कर लीजिए, और चलते हैं। और एक जैसे कि पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या पूछा जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये होता है कैपिटल जी। क्या होता है, ये होता है कैपिटल जी। देखिए कैपिटल जी जो होता है इसका फॉर्मूला होता है FR² अपॉन m², है ना। क्योंकि आपको देखो ये क्लास 9th में आपने या 11th में पढ़ा होगा आपने, न्यूटन लॉ, है ना। तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल लॉ, गुरुत्वाकर्षण का नियम, हाँ न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो ये होता है F प्रोपोर्शनली टू क्या आता है, तो होता है m1 m2 अपॉन r²। तो ये F प्रोपोर्शनली हटता है, तो यहीं से तो आता है G कांस्टेंट, आपका बल नियतांक जो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये हो जाता है, तो यहाँ से इनको भेजेंगे तो FR² अपॉन, अगर दोनों मास सेम है तो हो जाएगा m²। तो हम सीधा इसी पे आते हैं। यहाँ भी देखो फोर्स मिल गया आपको, क्या इसकी रख दो mlt की पावर -2, ओके। r² यानी कि लेंथ, देखो r क्या होती है, रेडियस, रेडियस का यूनिट क्या होती है मीटर, तो मीटर को आप क्या लिखेंगे l, और स्क्वायर लगा है तो l²। नीचे मास, क्या होता है ये मास, तो मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम, किलोग्राम को हम कैपिटल M में लिखते हैं डायमेंशन, m² हो गई। तो इसे लिख सकते हैं m ऊपर जाएगा 2 बार है, नीचे ऊपर 1 बार है, नीचे 2 बार, तो -1 बचेगा, और t -2 रहेगा l², तो हो जाएगा m l² t, और t की पावर क्या हो जाएगा -2, m इनवर्स यानी m की पावर -1 l² t की पावर -2। तो ये हो जाता है बल नियतांक, क्या बोलते हैं इसे,
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। ठीक, हाँ बल नियतांक देखो जो हमें चल रहा है, चलो इसको भी बता देते हैं। बल नियतांक जो होता है बच्चे होता है जैसे स्प्रिंग वगैरह नहीं होते, आपने पढ़ा होगा, यार नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ेंगे 11th में। स्प्रिंग को जब खींचते हैं तो वहां पर खिंचाव जो होता है वो बल नियतांक होता है F/x, है ना, F/x होता है। तो ये जो बल नियतांक है बेसिकली एक प्रकार से देखा जाए तो बल नियतांक और सरफेस टेंशन ये दोनों सेम होते हैं। सरफेस टेंशन हमने बताया था वो लेंथ पे लगने वाला फोर्स होता है, वैसे ये जो x उसकी लेंथ होती है ये भी उसी पे लगने वाला फोर्स होता है। ये हो जाएगी mL/-2 हो जाएगा, और नीचे इसकी L हो जाएगी, लेंथ है, लेंथ का क्या होता है L, तो ये हो जाएगा mT/-2, L आपका 0 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं mL0 T/-2 या फिर mT/-2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या वोल्ट हो जाएगा बल नियतांक, है ना, फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा। कर लीजिए इनको जल्दी से। तो काफ़ी हद तक चीज़ें हमने करा दी है आपको, उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे यहाँ तक ढेर सारी चीज़ें, तो है ना। और भी अभी कई सारे बहुत सारे भी तो है, बट आप धीरे धीरे करिएगा, मुझे लगता है इतने में आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और जल्दी से इस वीडियो को आप जगह जगह पर शेयर कीजिए, यानी जितने भी आपके कांटेक्ट में नंबर हैं, खासकर उन लोगों के पास जो ग्रुप बने हुए हैं या फिर पढ़ने वाले ग्रुप्स हैं, सभी के पास करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो जो पढ़ने वाले बच्चे आप उनके पास शेयर कर सकते हैं, और लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है पढ़ाना हमारा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।